वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। लोथल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। तो भोगवा नदी अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा, जिसके किनारे लोथल शहर बसा हुआ है जो कि गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और यह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो है पशुपति। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर सील, अगर इसकी बात की जाए तो उसमें 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा, भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र मतलब बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है और मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है, मतलब प्रोटो शिवा नाम दिया है। किसने? मार्शल ने। अगला प्रश्न, कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में सरस्वती जो कि घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक शहर है और यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल बीके थापड़ ने खुदाई करवाई। संभवतः यह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। क्या यह तीसरी राजधानी थी? और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ के प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व हो गया। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो की एक नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा प्रागैतिहासिक हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है और त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह पाली भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक किस भाषा में है, तो यह पाली भाषा में है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात उनके मृत्यु के बाद संकलित किया गया था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। किस नदी का? सरस्वती नदी का। ऑप्शन नंबर ए। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और इसे नदियों में श्रेष्ठ मतलब नदीत्मा एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी क्या थी? सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में किस नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल, ये भी आपको याद रखना है, ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है और जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखाली घोषाल। ऑप्शन नंबर सी। तो बुद्ध के जन्म से पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मखाली घोषाल थे और इनका मत नियतिवाद डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए। तो ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इसका प्रमाण भाब्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है और इसमें अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जेम्स प्रिंसेप वह शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया और भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था। ठीक है।
अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? तो उनको बोला जाता था प्रतिवेदक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, प्रतिवेदक। तो मौर्य प्रशासन में सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए अलग अलग विभाग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी में पहला अगर हम बात करें नागराज, जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। युक्त, जो राजुक के अधीन राजस्व अधिकारी होता था। तीसरा राजुक, जो जनपद का प्रमुख अधिकारी, इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। प्रतिवेदक जनता की बात को राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी अर्थात रिपोर्टर प्रतिवेदक कहलाता था, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। पांचवा प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। और रूप दर्शक, सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। स्थानिक, ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का कार्य जो था वो स्थानिक का था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ठीक, तो ये चार ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें जो है प्राचीनतम राजवंश कौन। तो नंद वंश जो है इनमें दिए गए ऑप्शन में सबसे प्राचीनतम राजवंश था। तो उपयुक्त में सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश। और नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक था। ठीक, और मौर्य वंश का शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व, जबकि गुप्त वंश का शासनकाल 320 से 554 ईसा पूर्व था। इसके साथ पल्लव वंश का शासनकाल 171 ईसा पूर्व से 26 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो इसमें कोलंबस जो है वो भारत कभी नहीं आया। इसके अलावा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनको बोला जाता था, शासक के शासनकाल में फायान आता है। और वास्को डी गामा द्वारा 1498 इसमें भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस कोलंबस जो है वो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज करता है। अतः कोलंबस भारत कभी नहीं आया। श्रीनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह श्रेय जाता है अशोक को। तो कल्हड़ रचित राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। ठीक, क्या? सर्प महामात्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी तुलना में मैकवेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, तो कालिदास का मल्लिकाग्नितम, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र। तो इसमें जो सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य, जिनको चाणक्य विष्णुगुप्त कहा जाता है, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र की तुलना मैकवेली के प्रिंस से की जाती है। यह रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक अवलेख प्रियदर्शी या देवाप्रिय के रूप में किया गया है? तो ये है अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय, प्रियदर्शो कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा कहा गया है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, कहां से ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और कलिंग युद्ध के हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय की नीति का श्री गणेश किया, मतलब प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन है? तो ये है बृहद्रथ। ठीक, तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसको पुष्यमित्र सिंह, जो कि इसका सेनापति था, इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की। कब? 185 ईसा पूर्व या 185 बीसी। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और वे एक सामंत राजा था और उन्हीं के नाम से आगे इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुप्त वंश कहा जाने लगा। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और उसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इसका शासन किया। भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है और समुद्रगुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान जो है वो भारत आया था। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 ईस्वी 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का वर्णन किया। ठीक है, भ्रमण किया
और इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के युयांग नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था? तो ये था कुमारपाल, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात का अहिरवाड़ के चालुक्य वंशी कुमारपाल जैन मत का अनुयायी था और उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था। जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ के मंदिर पर शिव की अर्चना की। जय सिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित नामक काव्य में इसके शासन काल का यशोगान किया है। प्राचीन काल में अवंती के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था उज्जैन। तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उपकरणों को सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? तो यह है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। देखिए, ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और उन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। उसमें से ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक अथवा खंड खाद्य पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के 19 से 24 तक के अध्याय में खगोलीय उपकरणों और प्रेक्षणों को समर्पित है, या ये कहा जाए इनमें इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो ये है वराहमिहिर। तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार है वराहमिहिर। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये है कालिदास की रचना है। 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के, ऑप्शन नंबर सी। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था और यह युद्ध राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर जनों के प्रधान शामिल थे और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। आर्य समाज आंदोलन मुख्य रूप से इनमें से किस में आस्था रखता है? तो ये रखता है वैदिक कर्मकांड में। तो हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार करने के लिए 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था और यह वेदों पर आधारित था तथा वैदिक कर्मकांड में विश्वास करता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? ठीक है, तो यह है स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्तिक, संग्रहण। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार विशेष जिला के अंतर्गत स्थानीय 800 ग्राम आते थे, द्रोणमुख में 400 गांव आते थे, करवटिक में 200 गांव आते थे, संग्रहण में 10 गांव ये यूनिट हुआ करती थी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका, राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला रजिया सुल्तान थी और रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी और उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1317 ईस्वी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी तारीख फिरोजशाही जो कि बर्नी की रचना है, खजाइन उल फुतूह जो कि अमीर खुसरो की रचना है, रेहला जो इब्न बतूता की रचना है नामक ग्रंथों में मिलता है। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा, इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था बलबन। राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक बलबन था। उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है और उसने अपने पुत्रों में राजत्व के संबंध में कहा, राजा का हृदय ईश्वर की कृति का प्रतिबिंबित करता है। और बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी, जो कि दौलताबाद है, स्थानांतरित की। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कुशल प्रशासन देना, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी और उसने पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। दिल्ली का सुल्तान, जो भारत में नहरों, जलाशयों, झीलों, सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ये है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नहर वह थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार, जो कि हरियाणा में, वहां तक पहुंचता था। यह 150 मील लंबी थी। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो ये था सुल्तान सिकंदर लोदी। तो आगरा को सर्वप्रथम सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था और 1586 से 1638 ईस्वी तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो ये थे रामानंद। ऑप्शन नंबर ए। रामानंद भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वे बनारस में रहते थे। इनके संबंध में एक पद्य प्रचलित था जिसका अर्थ है कि पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई जिसे रामानंद उत्तर भारत में ले आए। अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह श्रेय जाता है आचार्य विठलनाथ को। तो अष्ट छाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने किया था। अष्ट छाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है और ये 8 कवि है कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चीतदास, नंददास, चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो ये है वल्लभाचार्य गुजरात। ये जो है वो मिसमैच है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो मैच्ड हैं। तो वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी इनका टाइम पीरियड होता है। वैष्णव धर्म के महान संत थे ये। काशी में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? काशी में। आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन था? तो ये है कबीर। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीर का जन्म लहरतारा के पास 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा का हुआ था। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया। कबीर की वाणी में मुखर उपदेश, उनकी रचना बीजक, 52 अक्षरी, उलटबासी में देखे जा सकते हैं। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ये थे अब्दुल चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल अब्दुल चिश्ती ने की थी, जबकि भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो सही क्रम है, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो देखिए 1526 ईस्वी में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक हुआ और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर जहांगीर जो है उसका जहांगीर अकबर का पुत्र जहांगीर जो है वो शासक बना और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक हुआ। ये क्रम आप याद रखिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मानसी तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना जो है वो विजयी हुई थी। टोडरमल किससे संबंधित है? तो ये है भूमि सुधार के कार्यों से। तो अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता का आधार बनाया था और उन्होंने टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे। ये भूमि सुधार कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध थे। इनमें कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो ये था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून भेज दिया था। कहां? रंगून भेज दिया था, जहां पे 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र जो है वो रंगून में स्थित है। अगला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। तो दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 1638 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में।
जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप सहदरा में स्थित है और इसका निर्माण सम्राट की मृत्यु के बाद उसकी बेगम नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? नूरजहां ने। जो अन्य मुगल सम्राट है और उनकी जो समाधियां हैं, मकबरा है, वो देख लेते हैं। बाबर का मकबरा मकबरा जो है काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। ये याद रखिए। हड़प नीति के सिद्धांत को खाली स्थान है किसने लागू किया था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस सिद्धांत के द्वारा उसने कुछ महत्वपूर्ण रियासतों को साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी द्वारा व्यापकत के सिद्धांत या हड़प नीति के तहत जो राज्य विलय किए गए थे उनमें सतारा जो कि 1848 में विलय किया गया था, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में शामिल किया गया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर ए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, तो उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया और इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्मस्टन था और भारत का सम्राट उस समय बहादुर शाह जफर था। निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन है? ठीक है, तो ये है एनी बेसेंट। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को आधिकारिक रूप से हेलेन पेट्रोवना वलास्की, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, विलियम क्वेन जज और अन्य के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में की गई थी। कब? 17 नवंबर 1875 को। और इसकी स्थापना सत्य की खोज करने वाले निकाय या बॉडी के रूप में की गई थी, जो मानवता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो ये था 1872 का वर्ष। तो आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। ठीक है, और वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।